बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान T20 फॉर्मेट में दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में शुमार होते हैं। T20 क्रिकेट में वो ख़ुद को मनवा चुके हैं, लेकिन ICC T20 रैंकिंग में नंबर 2 पोजीशन पर बराजमान मोहम्मद रिजवान के स्ट्राइक रेट पर तनकीद होती रही है और उन पर यह तनकीद भी हुई कि इंफरादी कारकर्दगी पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। T20 क्रिकेट में अपने बल्ले से ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड पर फेंकने वाले मोहम्मद रिजवान कम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंजर आम पर आते हैं, लेकिन जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों के जवाब देते हैं तो उनके जवाबात टॉप ट्रेंड बन जाते हैं। और दूसरी जानिब शायकीन क्रिकेट और मीडिया भी इस शशोपंज में पड़ जाते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। 21 सितंबर 2022 को नेशनल स्टेडियम कराची में भी उनसे जब स्ट्राइक रेट के बारे में सवाल हुआ तो उनका जवाब क्या था, क्यों था और किसके लिए था, ये सब समझते बाहर है। आइए आप भी उनका जवाब देख लीजिए। मुझे तो नहीं पता कौन बहस कर रहा है हम पे, मुझे तो इस चीज़ों का नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो भी हम पे बहस कर रहा है अल्लाह उसको जाए खैर दे, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ नहीं सोच रहा, मेरे लिए कप्तान के लिए, वो पूरे पाकिस्तान के लिए सोच रहा है। अगर हमारे स्ट्राइक रेट का हमारे प्लेयर है या मुझे नहीं पता मीडिया है जो भी बात कर रहा है, अगर वो ये सोच रहा है कि मेरे कप्तान की स्ट्राइक रेट कम है तो अल्लाह उनको जाए खैर दे, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है। मगर मैं एक बात हकीकत बताता हूँ कि जो भी सोच रहा है, जो भी है मुझे नहीं पता, अगर मैं कप्तान या एक्स वाइजेड जो भी प्लेयर अंदर ईमानदारी से पाकिस्तान के लिए नहीं खेले वो जलील होगा। ये जो भी बात कर रहा है, ये जो भी कह रहा है कि यार ये जो चीज़ें लेके आ रहा है या जो भी है मुझे नहीं पता, अगर वो अपनी ज़ात की वजह से ये चीज़ें कर रहा है तो अल्लाह पाक उसको जलील करेगा, इज़्ज़त तो नहीं मिलेगी। क्योंकि ईमानदारी सबसे प्रायोरिटी हमारे पाकिस्तान के लिए, वह मैं हूँ या घर का कोई बच्चा हो या कोई वालदेन हो या जो भी जॉब वाला हो, जो भी हो, जो मुखलिस होगा पाकिस्तान के, अल्लाह पाक उसको इज्जत देगा ही देगा, ये हो नहीं सकता। मैं इस चीज़ पे कायम हूँ, मुझे नहीं पता बाकी जिसने जो बातें की है अल्लाह उनको खैर दे। पाकिस्तान के लिए वो भी अच्छे सोच रहे हैं और हम भी पाकिस्तान के अच्छे के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टेक मेरे में भी है, कमी मेरे में भी है, कोशिश कर रहे हैं सीखने के लिए, कप्तान भी सीख रहे हैं, सारे प्लेयर सीख रहे हैं। अल्लाह आपको भी खैर दे, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उससे भी सीखने को मौका मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने T20 फॉर्मेट में ख़ुद को सबसे बेहतरीन ओपनर और बेहतरीन विकेट कीपर साबित किया है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी कामयाब पेयर में शुमार हो रही है। वनडे क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान नंबर 4 से नंबर 8 पोजीशन तक बैटिंग कर चुके हैं। वनडे क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा नंबर 4 पोजीशन पर बैटिंग की। वो 20 इनिंग में 43.64 की औसत से 742 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें उनकी 2 सेंचुरियाँ और 5 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। मौजूदा हालात में मोहम्मद रिजवान नंबर 5 पोजीशन पर बैटिंग कर रहे हैं और मोहम्मद रिजवान ने इस पोजीशन पर बैटिंग करते हुए 8 इनिंग्स में 33.66 की औसत से 202 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनकी 2 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। नंबर 6 पोजीशन पर मोहम्मद रिजवान ने वनडे फॉर्मेट में बैटिंग करते हुए 30.81 की औसत से 339 रन स्कोर किए हैं और यहाँ भी 2 निफ सेंचुरियाँ उनके क्रेडिट पर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच से कबल मोहम्मद रिजवान नेशनल स्टेडियम कराची में फिर मीडिया के सामने आए और मोहम्मद रिजवान से उनकी बैटिंग पोजीशन पर सवाल हुआ तो मोहम्मद रिजवान ने बरमला ये कह डाला कि वनडे क्रिकेट में 5वीं पोजीशन पर बैटिंग करने से खुश नहीं। उनकी ख्वाहिश है कि वो नंबर 4 पोजीशन पर बैटिंग के लिए आएँ, मगर वो कुर्बानी दे रहे हैं क्योंकि कप्तान और कोच जो सोचते हैं उन्हें उसके मुताबिक करना होता है, लेकिन वो नंबर 4 पोजीशन पर खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। देखिए जी, जहाँ मैंने शुरू में ईमानदारी की बात की है, पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए मैं खुश नहीं हूँ। 5 नंबर से मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं 4 नंबर पे खेलूँ, ये मैं चाहता हूँ, मगर ये ज़रूरी बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चाहूँ वही मुझे मिले। जो कप्तान और कोच की जो चीज़ को वो देखते हैं, उनको चीज़ जो पसंद सही आती है वो करेंगे। आज से पहले भी ऐसे काफ़ी दफ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ और मैं खुश नहीं हूँ कि मैं 5 पे खेलूँ। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, ये मैं चाहता हूँ। शायद आप लोगों के सामने स्टेट्स हो, मैं बहुत सी चीज़ें शायद आप लोगों से डिफरेंट है, मैं नहीं देखता इन चीज़ों को, मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। मेरे लिए स्टेट्स और इन चीज़ों को देखना, पीछे जो चीज़ें थी वो अलग थी मेरे लिए। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 पे खेलूँ। ये ज़रूरी नहीं कि इसके बाद मुझे 4 ही मिले, मैं ये नहीं चाहता। आप ना आज तक किसी से शिकवा किया है, ना गिला किया है, ना मैं ये चाहता हूँ। कप्तान और कोच को जो चीज़ अच्छी लगती है वो कर रहे हैं और इसका ये भी मीन नहीं कि देखिए ऐसे बहुत से एग्जांपल्स भी होंगे हमारे कि प्लेयर्स खेल रहा है, कर रहा है, मगर उसके मुताबिक वो चीज़ नहीं हो रही होगी।
क्योंकि कप्तान और कोच की सोच डिफरेंट होगी, उस हिसाब से चीज़ कर रहा होगा, मगर ये ज़रूरी नहीं कि जो प्लेयर चाह रहा हो उसको वो चीज़ें मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से कुर्बानी कर रहे हैं, 15-16 साल से चीज़ें जितनी भी आ रही है हम कर रहे हैं, और अभी भी ना किसी से शिकवा कर रहे हैं ना गिला कर रहे हैं। कप्तान और कोच को जो चीज़ समझ में आ रही है, जहाँ पे आ रहे हैं, हम उसके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। मोहम्मद रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज़ के इब्तदाई 2 मैचों में नंबर 5 पोजीशन पर बैटिंग की, जिसमें वो 128 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 96 रन बनाने में कामयाब हुए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर नाकाबिल शक 54 रन रहा, जिसमें उनकी एक निफ सेंचुरी भी शामिल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के एक कामयाब बैट्समैन हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। अपनी ख़राब परफॉर्मेंस की बदौलत मोहम्मद रिजवान हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ टीम से ड्रॉप हो गए थे और उनकी जगह विकेट कीपर सरफराज अहमद को मौका मिला, जिसमें वो बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करने में कामयाब रहे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की मौजूदगी में मोहम्मद रिजवान को वनडे क्रिकेट में सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट कई मरतबा आजमा चुकी थी, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से इंसाफ करने में कामयाब नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर श्रीलंका के खिलाफ 2019 में होने वाली होम सीरीज़ के बाद सरफराज अहमद को न सिर्फ कप्तानी से हटाया गया, बल्कि उन्हें टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन गए। 54 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मुकाबलों में 35.34 की औसत से 1343 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान मुस्तकिल जगह हासिल करने के बावजूद वनडे क्रिकेट में अपनी कारकर्दगी से ज़्यादातर तनकीद की जद में ही रहे और उनके आदाद व शुमार इसकी गम्माजी कर रहे हैं, जिस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सरफराज अहमद के कौमी टीम से बाहर होने के बाद मोहम्मद रिजवान को पहली वनडे सीरीज़ जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने का मौका मिला अक्टूबर 2020 में, जहां 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में मोहम्मद रिजवान ने 8.33 की औसत से सिर्फ 25 रन स्कोर किए। अप्रैल 2021 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद रिजवान ने 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, यहाँ भी वो नाकाम रहे, जहाँ 14 की औसत से वो सिर्फ 42 रन बनाने में कामयाब हुए। फिर इसके बाद जुलाई 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर मोहम्मद रिजवान ने 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में 30.66 की औसत से 92 रन स्कोर किए। मार्च 2022 में होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहम्मद रिजवान 3 वनडे इंटरनेशनल में सिर्फ 16.05 की औसत से 35 रन ही जोड़ सके। जून 2022 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम ग्राउंड पर मोहम्मद रिजवान 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में 28.33 की औसत से महज 85 रन बना सके। अगस्त 2022 में नीदरलैंड के खिलाफ 2 वनडे मैचों में 83 की औसत से 83 रन बनाने में वो सुरखरू हुए और जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल में वो 91 की औसत से 182 रन बनाने में कामयाब हुए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर 77 नॉट आउट रहा। इस वनडे परफॉर्मेंस पर मोहम्मद रिजवान की ख्वाहिश है कि उन्हें उनके मनपसंद नंबर पर खिलाया जाए, क्योंकि वो नंबर 5 पोजीशन पर बैटिंग करने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। मगर दूसरी जानिब उनके T20 क्रिकेट में कभी कभी स्लो बैटिंग पर भी सवालात उठते हैं। न्यूजीलैंड की बी टीम के खिलाफ आखिरी T20 इंटरनेशनल में आखिरी 11 गेंदों पर 14 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान अपनी सेंचुरी तो मुकम्मल ना कर सके थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे स्लो बैटिंग करने और सिर्फ सिंगल पर इक्तफा करने का सवाल हुआ तो यहाँ भी वो निराले अंदाज में जवाब दे गए। मोहम्मद रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20 में अपनी सेंचुरी के करीब आने पर स्लो बैटिंग की गलती मानकर भी नहीं मानी, एक नई लॉजिक पेश कर दी कि पाकिस्तान टीम अपना मुतवक्के टारगेट हासिल कर चुकी थी, इसलिए वो सिंगल पर आ गए थे। T20 की बात की है, देखिए जब हमने वो टारगेट जिस फेज से हम निकले थे 50 पे 3 आउट हो गए थे, तो हमारे लिए उस पिच पे हम ये समझ रहे थे, मैंने शुरू में भी कहा है कि हर पिच 225 तो 200 वो ये कह रहे हैं, हम जिस चीज़ से कह रहे हैं, मगर हमने ये देखा कि हमने टारगेट मिला कि यार वहाँ से मैसेज आया कि 180 के आसपास पिच पे रन बेहतर है, ठीक है। तो हमने ये उस टाइम हमारे आपस में डिस्कशन थी कि वो रन पे जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ। जब टारगेट 190 के पहुँचा तो मेरी वजह यही कहा है कि रिजी हम वो टारगेट अचीव करके जो इंशाल्लाह हमें लगता है कि हम इसके खिलाफ इन लोगों के खिलाफ कर जाएंगे, इनको कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। वो इसलिए यहाँ से वो सिंगल पे चला गया। मगर बहरहाल ये चीज़ों में मेरे ख्याल से अगर वो हम जीत जाते तो ये सवालात और ये चीज़ें ना होती, मगर हम इसके इन चीज़ों के हकदार है। अगर कोई तनकीद करता है तो मैं तो कल उसके सामने खड़ा हो कि भाई आप कह सकते हैं जो भी है, क्योंकि अगर हम जीते शायद ये बात ना होती। उसमें से काफ़ी चीज़ें हमारी किस्मत में साथ नहीं थी, क्योंकि ड्यू उस टाइम ग्राउंड में काफ़ी गिर गया था, बॉल गीला हो गया था, मिस फील्डिंग हमसे हो गई थी। मगर मैं इस चीज़ को लेता हूँ कि हाँ बिल्कुल शायद वो मेरी गलती थी, जिसकी वजह से
लो, मगर बहरहाल हमने किसी से इस चीज़ का डिस्कस नहीं किया था कि सिंगल पे जाए। वो तो मेरी भी कि अल्लाह जाए खैर, तो उसने कहा है कि यार रिजवान भी, मुझे लगता है हम 190 को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी स्कोर है इंशाल्लाह जिस तरह उनकी थी, मगर बहरहाल वो हार गए, तो अभी डिफरेंट सवालात का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 2013 के दौरे वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान टीम से अपने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट करियर का सफ़र शुरू किया, पाकिस्तान टीम तक पहुंचने में उन्होंने खासी मेहनत की है। अपनी सलाहियत, अपनी अहलियत के बलबूते पर आज वो T20 क्रिकेट में बेहतरीन बैट्समैन माने जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि T20 की परफॉर्मेंस पर वो टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भी पाकिस्तान टीम में शामिल रहें और T20 क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर उनको टेस्ट और वनडे क्रिकेट खिलाई जाती रहे। मोहम्मद रिजवान की सारी गुफ्तगू पर सिर्फ इतना ही कहना बनता है, बकौल शायर, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 वनडे मैचों की सीरीज़ का तीसरा मार्का नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक्किद होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक 5 एक रोज़ा मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान को 2 मैचों में कामयाबी मिली और 3 मरतबा पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस साल जनवरी के अवाइल में 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ नेशनल स्टेडियम कराची में खेली गई थी, जहाँ न्यूजीलैंड ने 1 के मुकाबले में 2 मैचों से कामयाबी अपने नाम की थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 वनडे मैचों की सीरीज़ अब कराची का रुख कर चुकी है और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें बुध को होने वाले तीसरे एक रोज़ा मैच के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ़ हैं। रावलपिंडी में होने वाले इब्तदाई 2 वनडे मुकाबलों में शायकीन क्रिकेट ने स्टेडियम का रुख तो किया था, लेकिन कराची में होने वाले 3 वनडे मैचों के लिए अवाम को जोशो खरोश वैसा दिखाई नहीं दे रहा जैसा लाहौर और पिंडी में दिखाई दिया था। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान, उनसे पूछते हैं कि कैसी तैयारी कर रही हैं दोनों टीमें। अतीक, ये बताएं कि टिकटों के फ़रोख्त में कुछ बेहतरी आई है या नहीं, और दूसरा, इस साल जनवरी में तो न्यूजीलैंड ने कराची में वनडे सीरीज़ 2-1 से जीत ली थी, इस मरतबा न्यूजीलैंड की टीम में सीनियर क्रिकेटर्स नहीं हैं, तो क्या इस मरतबा पाकिस्तान सीरीज़ जीतने में सुरखरू हो जाएगा? या जिस तरह आपने पहले सवाल किया टिकट्स के हवाले से और शायकीन की दिलचस्पी के हवाले से, तो कराची की हमेशा से ये रिवायत रही है और ये आप कहते हैं यहाँ के शायकीन का अंदाज़ है कि वो बिल्कुल एंड पे जाके जो है वो अपनी दिलचस्पी शो करते हैं। अब गो के बुध को मैच है, अभी भी इस मैच के टिकट जो हैं वो काफ़ी मिकदार में दस्तयाब हैं। 250 रुपये जो सबसे पहले जल्दी बिक जाता था, जिसके रेट 250 रुपये, वो भी अभी दस्तयाब है, और जो 1000 रुपये का है वो भी दस्तयाब है, 500 वाला भी दस्तयाब है, 750 रुपये वाला भी जो है वो सेल के लिए दस्तयाब है। और ऐसा नहीं है कि इसमें तेज़ी नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से होता था T20 के अंदर हम देखते थे कि बहुत रातों रात या चंद घंटों के अंदर टिकट सेल हो जाते थे। ODI में हमने वो नहीं देखी कि एकदम बिक जाए, लेकिन तेज़ी आ रही है, बिक रहे हैं। ख़ास तौर पर जो तीसरा ODI है जो संडे के रोज़ खेला जाएगा, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कि संडे तक वो तीसरा मैच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता होगा उस सीरीज़ के लिए, शायकीन के लिए नहीं। तो उसमें जो 1000 रुपये वाला जायज़ इंक्लूजर का, उसके टोटल सोल्ड आउट हो चुके हैं, और 2 इंक्लूजर्स के भी जो है वो सिर्फ 150-200 ऐसी टिकट बाकी हैं। अच्छा, ये बताइए, जो मोबाइल फ़ोन है, जब कराची में कोई मैच होता है, PSL का मैच हो या इंटरनेशनल मैच हो, तो इस मोबाइल फ़ोन पर आपके पास उन लोगों के फ़ोन आते हैं जिन्होंने जिस सालों से आपको याद नहीं किया? कमी आई है या है अभी? बिल्कुल, आप भी बताएं ना, आपके पास में कमी आई होगी यकीनी। पहले तो आप यकीनी तौर पे आपने देखा होगा, अक्सर जर्नलिस्ट जो है वो स्टेटस भी लगा देते थे, ट्वीट भी करते थे कि जनाब हमारे पे इतने टिकट नहीं होते, ना हमें इतने मिलते हैं। आप लोगों की एक फरमाइश होती थी, लेकिन अब आपको भी अंदाज़ा होगा इतनी फरमाइश नहीं है। गो के या तो उसकी वजह यह है कि हमने देना बंद कर दिए थे कि हमें इतने मिलते ही नहीं थे, बहुत थोड़े बहुत मिलते थे जो हम दे देते थे। एक तो या तो ये वजह है, या लोगों का इंटरेस्ट भी अब इतना नहीं रहा। लेकिन क्योंकि वनडे है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, 3:30 बजे मैच शुरू होने का मतलब है कि आप जो है 1:30-2 बजे के करीब जो है वो वहाँ पार्किंग एरिया में पहुँचे और फिर स्टेडियम आए, तो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहला तो होता है कि तेज़ धूप होगी। अलबत्ता जो इवनिंग सेशन होगा, जैसे हमने पिंडी में भी देखा, मुझे अरफा हो सकता है ज़्यादा बेहतर बताएगा, कि पिंडी में भी जो फर्स्ट इनिंग होती थी तो उसमें ज़रा कम होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैसेज जैसे ही शाम होती चली जाती थी तो शायकीन का जो है वो जोग दर जोग जो है वो स्टेडियम का रुख करते थे। अच्छा, ये बताएं कि जो जनवरी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई थी, पहला मैच पाकिस्तान जीता और अगले 2 मैच न्यूजीलैंड जीता,
जीता और पाकिस्तान सीरीज़ हार गया। और इस मैदान पर न्यूजीलैंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। न्यूजीलैंड के पास 2 स्पिनर्स भी मौजूद हैं जो पहले 2 एक रोज़ा मैचों में तो कुछ खातिर खा कारकर्दगी नहीं पेश कर सके। एक जनरल परसेप्शन क्या है, बाबर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के लिए जाएंगे या इस बार भी टारगेट को चेस करना उनका हदफ होगा? देखें, ये पिंडी की विकेटें नहीं है या कि यहाँ पे आप टारगेट चेस कर सकते हैं, आप 300 प्लस टारगेट भी जो है चेस करते हैं। ये कराची की विकेटें हैं, यहाँ पर चेस करना मुश्किल होगा। यहाँ रन्स के अंबार लगाना भी जो है वो इतना आसान नहीं होगा बनिस्बत जैसे आप पिंडी में बहुत ज़्यादा इजी था। यहाँ की विकेट्स का बिहेवियर और यहाँ बॉलर्स को थोड़ा सा जो है वो टर्न भी मिलता है, स्पिन भी मिलता है, और ख़ासतौर पे धूप होगी और शाम में फिर समंदर की हवा चलेगी तो बड़ा इम्पैक्ट सारा पड़ता है। तो इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे कि आप बड़ा टारगेट चेस कर सकें। लेकिन सारा मसला या वही मिडिल ऑर्डर के ऊपर है जो हमारी खामी नज़र आ रही है। मिडिल ऑर्डर पर हमें सही करना पड़ेगा। और सऊद शकील की भी बात हो रही है। अब इफ्तिखार आ गए हैं, ख़ासतौर पे इफ्तिखार हो सकता है कराची में, हो सकता है बुध वाले मैच में भी वो एक्शन में नज़र आए। तो ये मिडिल ऑर्डर जब तक हमारा मजबूत नहीं होगा, क्योंकि नंबर 4 ओडीआई के अंदर बहुत क्रूशल वो होता है जहां जावेद मियादाद खेलते थे, रिकी पॉन्टिंग ऐसे खिलाड़ी जो है यहाँ पर नंबर 4 पे, नंबर 5 पे। लेकिन हम यहाँ पे अभी तक ट्राई आउट कर रहे हैं। अगर आप देखें दोनों में शान मसूद को खिलाया, उसको बिठा दिया, इस तरह ट्राई आउट नहीं होते। आपके पास मैचेस भी कम हैं, तो आपको जो करना है एक फैसला करें, अपने मिडिल ऑर्डर को जितना मजबूत बनाएंगे बाकी सब चीज़ें आपकी अच्छी हैं, बेहतर है। बहुत शुक्रिया। अतीक रहमान हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मरहला कराची में, और इस हवाले से अतीक रहमान अपनी राय दे रहे थे। उधर दूसरी जानिब इस साल सितंबर में पाकिस्तान और भारत के हवाले से अहम गुफ्तगू है कि एशिया कप क्रिकेट के हवाले से अभी तक कोई फ़ैसला हो नहीं सका है, और बीसीसीआई भारतीय मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया है। बीसीसीआई एशिया कप को 5 रुकनी टूर्नामेंट से तब्दील करने का ख्वाहिशमंद है। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़ेरोज़। अरफा, भारतीय मीडिया में क्या खबरें हैं, इनमें सदाकत कितनी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बारे में कोई मौक़िफ़ तो नहीं दिया अभी तक? देखिए याया, ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एक रीत रही है कि वो हमेशा से जब भी पाकिस्तान क्रिकेट को परवान चढ़ाने का या उनको प्रमोशन के हवाले से या कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो हमेशा से भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपने मीडिया के कंधे पर बंदूक रखकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ चलाता है। आप MOU की जो साइनिंग थी 6 बायलैटरल सीरीज़ की, आप KPL के हवाले से बात कर लें, आप IPL के हवाले से बात कर लें, अब आप एशिया कप के हवाले से बात कर लें, आउट ऑफ नोवेयर जो है वो भारतीय मीडिया ने ये बात रिपोर्ट की है कि जो हाइब्रिड मॉडल पीसीबी की जानिब से दिया गया था उसको बीसीसीआई ने मुस्तरद कर दिया। और देखें, एक बात बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जब हम बीसीसीआई का नाम लेंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है इस टाइम जय शाह, उनका भी नाम आएगा, क्योंकि ये दोनों बॉडीज़ बेशक हैं तो अलग अलग, लेकिन ये इस टाइम काम जो है वो एक ही तरह का कर रही हैं। तो आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने जो है ये रिपोर्ट किया है कि जो हाइब्रिड मॉडल है उसको जो है रिजेक्ट कर दिया है, और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि जो एशिया कप है उसको तब्दील कर दिया जाएगा 5 रुकनी टूर्नामेंट से। ये बीसीसीआई जो है प्रपोजल देगा, और एशिया कप को जो है इस साल कैंसिल आउट कर दिया जाएगा या पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये खबरें भारतीय मीडिया ने दी हैं, और ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स हैं। मैंने इस हवाले से जो है वो पीसीबी मेरे ज़राए और मैंने उनसे बात भी की कि इस जो न्यूज़ है इसमें कितनी सदाकत है। तो उन्होंने कहा, देखिए जो नजम सेठी हैं जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है इस टाइम, उन्होंने कैटेगोरिकली जय शाह के सामने ये प्रपोजल रखा था कि जो आप पाकिस्तान में अगर नहीं खेलना आप चाहते तो आप हाइब्रिड मॉडल के साथ जो है वो एशिया कप में पार्टिसिपेट कर लें, यानी कि न्यूट्रल वेन्यू पर इंडिया अपने मैचेस खेल लेगा, और जो पाकिस्तान और जो दीगर एशिया कप की टीमें हैं जो मेंबरान हैं वो आकर पाकिस्तान में। अरफा, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला हाइब्रिड मॉडल के हवाले से नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप के हवाले से भारत हामी भरता है तो इस साल के आखिर में जब भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का मेज़बान होगा तो फिर ये रूल हाइब्रिड मॉडल का वहाँ भी अप्लाई होगा, जो शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड तस्लीम करने के हक़ में होगा नहीं। लेकिन अब इस सारी बहस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं भारतीय मीडिया के तवस्सुत से कि इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को 5 रुकनी टूर्नामेंट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर एशिया कप है तो ठीक है, मेज़बानी हमारे पास है तो ठीक है, लेकिन और किसी टूर्नामेंट में आप हमें नहीं देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मसला है
वो है ब्रॉडकास्टर का। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए कितनी जो है ऐसी हड्डी होगी जिसको वो ना उगल सकते हैं, जिसको ना वो उगल सकते हैं, तो ये पॉसिबल तो नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, ये बीसीसीआई ने अपना खालाजी का घर जो है वो मान लिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को। इस तरह हो नहीं सकता कि वो आउट ऑफ नोवे एक प्रपोजल दें और वो एक्सेप्ट हो जाए। जो एशिया कप की जो ब्रॉडकास्टिंग डील है वो इसी वजह से की जाती है कि पाकिस्तान और इंडिया के उसमें मैचेस हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस उससे आप आउट कर दें तो फिर कौन जो है वो उससे देखने आएगा या व्यूअरशिप उसकी क्या होगी। और ये जो डील इनकी हुई है, जो एक स्टार स्पोर्ट्स कंपनी है उसने जो एशिया कप की जो ब्रॉडकास्टिंग डील की है उसमें कैटेगोरिकली ये बात जो है वो साइन हुई है कि कम से कम 2 इंडिया और पाकिस्तान के मैच इस एशिया कप में होंगे। और अगर ये इंडिया पाकिस्तान के मैच ही नहीं होंगे या इंडिया अगर इसमें बैक ऑफ कर देगा तो फिर ये डील कहाँ रहेगी। तो डेफिनेटली ये जो बीसीसीआई है या एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो वायलेट करेगी इस बात को कि अगर इंडिया ने उसमें जो बैक ऑफ कर दिया। और दूसरी बात जो बात है 5 रुकनी टूर्नामेंट की, देखें 5 रुकनी टूर्नामेंट जो है वो इस तरह नहीं है कि बस आउट ऑफ नोवेयर बीसीसीआई आकर इसको जो है वो एक्सेप्ट करवा लेगा। इसमें जो तमाम मेंबरान है एशियन क्रिकेट काउंसिल के उनसे मुशावरत होगी, उनसे अप्रूवल चाहिए होगा, उसके बाद जो है वो होगा। और ये हो भी नहीं सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है अरफा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से। और जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, ख़बरें ज़रूर चली लेकिन इन ख़बरों की कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही। और इस तमाम सूरत हाल पर अरफा फ़िरोज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें अपडेट कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।